जय हिंद। आज का वीडियो बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि आज जो विषय लेकर मैं आया हूं, यह जो वीडियो है बहुत तरह की परीक्षाओं में काम आने वाला है। हिंदी विषय से जितने भी प्रकार के आपके परीक्षाएं होती हैं, उन सारी परीक्षाओं में यह जो टॉपिक है या जो विषय है ये आपको शामिल होगा। इसलिए मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके इसको पूरा वीडियो जरूर देखें। यह वीडियो देखिए किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी है। यह वीडियो यूजीसी नेट झारखंड पीजीटी केवीएस पीजीटी और ऑल टाइप्स एग्जाम जो है, जितना भी प्रकार का एग्जाम है उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वीडियो जो झारखंड पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, और नेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, और साथ ही साथ केवीएस पीजीटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको इन तीनों में कहीं ना कहीं पूछता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं, यह वीडियो आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा इस प्रकार के, जिस प्रकार का मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूं। क्योंकि बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत तरह के लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो मैं शॉर्टकट तरीके से आपको ट्रिक वाइज आपको बताऊंगा वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि पूरा वीडियो जरूर देखें। यदि समझ में आता है आप हमको कमेंट करके बताएं, और यदि किसी प्रकार की त्रुटियां आपको नजर आती है तो कृपया करके उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग किस प्रकार से और क्या क्या उपयोगी है। माफी चाहेंगे कि मेरा जो व्हाइट बोर्ड है वो बहुत छोटा है, इसलिए बार बार हमें मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग वीडियो को रोक कर आप उसको नोट डाउन करते चलेंगे। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। देखिए चलते हैं आप टॉपिक की ओर। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। बहुत सारे ऐसे आचार्य आए, ऐसे ग्रंथकार आए जिन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखे, ग्रंथ लिखे, और हिंदी साहित्य को, इतिहास को अपने अपने ढंग से विभाजित करने का प्रयास किया। लेकिन सबसे पहले कौन आते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। हिंदी साहित्य को लिखने का क्रम में सबसे पहला कौन आता है वो महत्वपूर्ण होता है। किसने एक सुचारू रूप से लिखने का प्रयास किया वो महत्वपूर्ण आता है, और जो सभी मतों के अनुसार सबसे सुसंगत जो रचना ग्रंथ है वो किसने लिखा यह महत्वपूर्ण होता है। तो इन बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, और उसे रोक कर आप वीडियो को अच्छे से रोक कर उसको नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए, तो मैं पहला के बारे में जानते हैं कि पहले सबसे पहले किसने लिखा। तो हिंदी साहित्य का लेखन का कार्य सबसे पहले इस परंपरा में सबसे पहले ग्रासादा तासी आते हैं। कौन आते हैं? ग्रासादा तासी। ग्रासादा तासी। देखिए, ये ग्रासादा तासी जो थे ये फ्रेंच विद्वान थे। ये क्या थे? फ्रेंच में लिखे थे। ये फ्रेंच में, ये भाषा में लिखे थे, जिसका प्रकाशन 1839 में हुआ था। इसका नहीं, 1839 में इनकी जो रचना है ये फ्रेंच भाषा में थे। किस भाषा में? तो फ्रेंच भाषा में। कोई आपको पूछ लेगा कि जो ग्रासादा तासी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखे थे वो किस भाषा में था, तो इसको आपको ध्यान देना होगा किस भाषा में था। ये किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में। और इस ग्रंथ का नाम क्या था उसको आप देख लीजिएगा। इस ग्रंथ का नाम जो था इस्तावर द ला लित्रियोतर एंदवे
हिंदुस्तानी। इसका प्रकाशन जो हुआ था, प्रथम प्रकाशन हुआ था 1839 में, यह ध्यान दिएगा। प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1839 में। लेकिन इसका द्वितीय प्रकाशन और तीसरा प्रकाशन को भी ध्यान से देखिएगा। इसका द्वितीय प्रकाशन जो हुआ था सन 1947 में हुआ था, सॉरी 1847 में हुआ था, सन 1847 में। और इसका तीसरी जो बार प्रकाशन में आया संशोधन करके, उसका संस्करण जो था 1871 में हुआ। ये देखिएगा, ये आपको पूछ सकता है कि ग्रासादा तासी का दूसरा प्रकाशन कब हुआ था। तो आपको यदि दूसरा प्रकाशन पूछेगा तो आप 1847 लिखेंगे, यदि तीसरा पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? 1871। और यदि चौथा पहला पूछेगा तो आप क्या करेंगे? 1839 में। अधिकतर यह प्रश्न यदि पूछता है कि इस्तावर द ला लिटरेचर एंद्वे हिंदुस्तानी का प्रकाशन वर्ष कब है, यदि ये ऑप्शन नहीं रहा, ये ऑप्शन नहीं रहा, तो ये दोनों में यदि एक कोई दिया हुआ है तो सही आंसर इन्हीं दोनों में से आपको लेना होगा। और यदि ये दोनों नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या ये उत्तर देना होगा। समझ में आ रहा है बात को? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात रही कि लोग कहते, बहुत सवाल आप लोग के मन में होगा कि सर यदि ये विद्वान थे, ये जब अपने ग्रंथ लिख चुके थे हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो दूसरे लोगों को लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी या इनमें क्या कमियां थी? तो इन कमियों के बारे में आगे वीडियो में मैं आप लोग से बात करूंगा। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं बता दूं, इन्होंने सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा, लेकिन क्या कमी रही, इसका कमी को आप देख लीजिएगा। इनमें यह कमी रही कि इन्होंने कालक्रम को अच्छा से नहीं कर पाया, अर्थात कालक्रम जो है इन्होंने किया ही नहीं। एक कालक्रम इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिसे आप आगे चलकर देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में नहीं बांटा गया है, इन बिंदुओं पर भी आप देख पाएंगे। लेकिन ये जो है ग्रासादा तासी जो है, ये जो इतिहास लिखे थे, इस इतिहास में इन्होंने कालक्रम का किसी भी प्रकार से इन्होंने नहीं दिखाया। सिर्फ कवियों का वर्णन सिर्फ किया गया, लेखकों का वर्णन किया गया। और साथ ही साथ कालक्रम के अनुसार अंग्रेजी के माध्यम से इनका किया गया। इस कालक्रम में ध्यान थोड़ा बहुत दिए, कालक्रम में ध्यान जरूर दिए थोड़ा बहुत, लेकिन यह माध्यम क्या था? अंग्रेजी माध्यम था। क्या था? अंग्रेजी माध्यम था। क्योंकि अंग्रेजी माध्यम होने के चलते ये तो हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे थे, लेकिन माध्यम क्या किए थे? अंग्रेजी। इसीलिए इनकी जो भाषा रही, ये जो इनकी जो इतिहास ग्रंथ रही, ये इतिहास ग्रंथ को उतने मान्य नहीं मिला। साथ ही साथ क्या था कि इन्होंने अपने पूरे ग्रंथ में ध्यान दीजिएगा, पूरे ग्रंथ में एक चीज महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा कि 738 कवियों को इन्होंने शामिल किया। मात्र कुल जो है कवि कितने इन्होंने शामिल किए? तो 738 कवियों को, ठीक है। लेकिन इनमें से एक और बड़ी बात है कि ये 738 कवियों में से मात्र और मात्र 72 कवि जो थे वो हिंदी के थे। हिंदी के कितने कवि थे? 72 कवि जो थे हिंदी के थे। अब सोचिए आगे क्रम में आपको देखने को मिलेगा कितने लोग हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना योगदान दिए हैं, लेकिन इन्होंने मात्र और मात्र हिंदी के 72 कवियों को यहां पर स्थान दिए। बाकी 738 में बाकी अन्य कवियों को जो उर्दू लिख रहे थे, जो अंग्रेजी के लिए लोग थे, वैसे लोगों को इन्होंने महत्व दिया। तो ये यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि एक वीडियो में आपको ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपको दूसरी वीडियो को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज जितना तक इसमें हम शामिल कर पाते हैं हम लोग देखेंगे, बाकी जो चीजें हैं अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। अगला जो इतिहास लेखन की परंपरा में यदि हम लोग देखते हैं तो अगला नाम आता है, किनका आता है? तो अगला नाम आता है शिव सिंह सेंगर का, जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? शिव सिंह सेंगर का। इनकी जो रचना है, शिव सिंह सेंगर की रचना जो है वो शिव सिंह सरोज है। इसकी रचना का नाम क्या है? इनका ग्रंथ का नाम क्या है? तो शिव सिंह सरोज। अब देखिए
इसका प्रकाशन कब हुआ था उसको भी ध्यान देने की बात है। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1883 ईस्वी में। अब इसमें क्या स्थिति थी उसको देखिएगा। 1883 में इनकी प्रकाशन में तो आई, लेकिन क्या क्या कमी थी या क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीजें उनको ध्यान दीजिए। इसमें कवियों की संख्या जो थी, जैसे आप लोग तुलना करेंगे तो ग्रासा दातासी ने 738 कवियों को रखा, लेकिन शीर्ष सेंगर ने इसको बढ़ाकर कितना किया? कुल कवियों की संख्या 838, जिसे लोग एक सहस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सहस्त्र। एक सहस्त्र का मतलब 1000, लगभग कितना? 1000 की बात कहा गया। लगभग कितना? 1000 की बात कहा गया। इसमें क्या था? इसकी विशेषता जो था, इसको विशेषता थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस ग्रंथ का विशेषता क्या था इसको देखिएगा कि आखिर इसको स्थान क्यों मिला और क्या था इसमें। तो इसका विशेषता यह था कि जीवन चरित्र जो था कवियों का जो जीवन चरित्र था, जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण इसमें पेश किया गया। कविताओं का उदाहरण दिया गया। ठीक है। इसमें क्या महत्व विशेषता थी कि इस रचना में, इस ग्रंथ में, इस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में, इस ग्रंथ में क्या था कि यह महत्वपूर्ण था। जीवन चरित्र का इसका वर्णन किया गया तथा उनके साथ साथ कविताओं का उदाहरण दिया गया। जैसे मान लेते किसी कवि का वर्णन हो रहा है और उसके जीवन के बारे में चरित्र का निर्माण किया जा रहा है, तो उसके साथ साथ ये क्या कर रहे थे कि उनकी कुछ कविताओं की पंक्तियों को देखकर ये क्या कर रहे थे? वर्णन कर रहे थे, बता रहे थे कि इनके जीवन किस प्रकार से। इसमें एक काम किया गया, लेकिन कालक्रम के जो रूपरेखा है अभी भी इन्होंने बढ़िया से शामिल नहीं किया। इनके भी स्थिति वही रहे। इन्होंने भी किसी एक उद्देश्य या एक प्रवृत्ति पर, देखिए कोई भी जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखते हैं तो कोई ना कोई प्रवृत्ति लेकर चलते हैं। तो इसमें प्रवृत्तियों में कमी आई। क्या आई? प्रवृत्ति में एक कमी आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लिए? आशा करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। देखिए इतिहास लेखन की परंपरा को जब आप देखेंगे और इनके थॉट को देखेंगे, इनके जो विचार हैं, इनको विचारों को देखेंगे, महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगला नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। देखिएगा आप लोग ध्यान देते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है, इनकी जो रचना थी, इनके जो ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य के इतिहास का, द मॉडर्न वर्नाकुलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑफ हिंदुस्तान, ऑफ हिंदुस्तान, ये इनकी रचना थी, ग्रंथ थी। देखिएगा बार बार मेरे जबान से रचना आ जा रहा है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का एक ग्रंथ था जिसका प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में होता है। सन 1888 ईस्वी में। अब देखिए सन 1818 ईस्वी में तो प्रकाशन हुआ था, लेकिन ये जो प्रकाशन था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगला की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। ये कहां प्रकाशित हुआ था इसको देखिएगा। तो प्रकाशित में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगला
बंगला की पत्रिका के विशेषांक में के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। ये महत्वपूर्ण चीज है। इसका भी प्रश्न आता है कि माफ चाहते हैं, जॉर्ज ग्रेसन जो अपनी ग्रंथ का प्रकाशन करवाए थे या उनका प्रकाशन जो हुआ था किस सोसाइटी ने किया था, तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है, ये वीवीआई में आता है कि ये कौन सा पत्रिका के विशेषांक में आया था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी और बंगला की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन भी बहुत ज्यादा पूछता है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो आप ध्यान दीजिएगा 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। देखिए इसमें इसकी जो महत्वपूर्ण बात है उस क्या है कि अभी तक आप लोगों ने 2 या 3 जो भी देखें, इसके पहले भी और भी एक मियां करीमुद्दीन करके हैं, उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि उनका भी प्रकाशन, उनकी ग्रंथ का प्रकाशन भी इससे पहले भी हो गया था और शिव सिंह सेंगर से पहले भी हुआ था। लेकिन उनमें क्या कमी थी मैं उस बारे में बात करूंगा। लेकिन पहले इसको समझिए, इसी रचना को मोटा मोटी कहें तो इसी रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया। क्या? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसी को माना गया। इसमें क्या क्या विशेषता थी उसको समझिएगा। इसमें विशेषता के रूप में यदि हम लोग देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसमें विशेषता की बात यदि हम करते हैं तो विशेषता क्या क्या है उसको समझिएगा आप। तो विशेषता जो है इसमें क्या है कि कवियों और लेखकों का कालक्रम अनुसार, कवियों और लेखकों के कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों की स्पष्ट किया गया, तथा उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट किया गया। देखिए इससे पहले जो भी ग्रंथ आपने देखा उसमें कवियों और लेखकों का वर्गीकरण अच्छे ढंग से नहीं किया गया और साथ ही साथ उनकी प्रवृत्तियों को ध्यान में भी नहीं रखा गया, जिसमें मैंने बताया कि शिव सिंह सेंगर भी ग्रंथ लिखे लेकिन उनमें क्या कमी थी, तो प्रवृत्तियों की कमी थी। लेकिन जॉर्ज ग्रेसन क्या करते हैं, इस प्रवृत्ति को दूर करते हैं, इसीलिए इसे सच्चे अर्थों में एक हिंदी साहित्य के इतिहास माना जाता है। इससे पूर्व जो है वो सिर्फ नाम मात्र के, या जिसको कहते हैं कि एक तरह से कहते हैं काम चला वाला हिंदी साहित्य की रचना हुई थी। समझ में आ रहा है? तो ये महत्वपूर्ण बात है। और एक इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसको आप नोट कर लेंगे, मैं आपको रफ करके बता देता हूं। इसको आप लोग नोट कर लिए, कृपया करके वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक कर पे आप लिख सकते हैं और देख सकते हैं। मैं एक बात और बता दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में एक इनका कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। वो कथन क्या है उसके बारे में बताता हूं कि जॉर्ज ग्रेसन ने ही भक्ति काल में, जब आप लोग पढ़ेंगे तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल कहे हैं। तो मैं आप लोगों को वो भी नोट करवा देता हूं, ये भी महत्वपूर्ण होगा। मैं इसको रफ करके थोड़ा सा मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जॉर्ज ग्रेसन क्या कहे हैं। जॉर्ज ग्रेसन कहते हैं कि भक्ति काल जो है, भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा है, स्वर्ण युग काल कहा है, काल की संज्ञा दिया गया है। तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, क्या आपसे पूछेगा कि भक्ति काल को स्वर्ण युग काल किसने कहा। तो देखिए मैंने आप लोगों को नोट करने के लिए वीवीआई कर दिया हूं, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ण युग काल किसने कहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ण युग काल किसने कहा है, तो भाई स्वर्ण युग काल जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है।
अपने किस रचना में? तो क्या कहेंगे? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, जिसका प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए इसको रफ करते हैं। एक और महत्वपूर्ण है, इसके बाद आप लोग को मैं बताऊंगा, एक ग्रंथकार के बाद, एक आचार्य के बाद आप लोग को मैं बताऊंगा कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ किनका है। आगे जो है ये आते हैं जिनका नाम है मिश्र बंधु। माफी चाहतेंगे, ये हैं मिश्र बंधु। देखिए इनकी जो रचना है, इनका जो ग्रंथ है, माफी चाहते फिर से मैं कह रहा हूं कि मैं बार बार रचना आ रहा है। मिश्र बंधु की जो ग्रंथ है इसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। देखिए इसका प्रकाशन पहला 3 भाग, इसका कुल आपका 4 भाग हुआ है, लेकिन प्रथम 3 भाग की बात करेंगे तो प्रथम इनका 3 भाग जो है इसका प्रकाशन सन 1913 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा कब हुआ था? सन 1913 में। लेकिन इसका चतुर्थ भाग कब हुआ था प्रकाशन? तो सन 1934 ईस्वी में। सन 1934 ईस्वी में। ठीक है, इसका चौथा भाग का प्रकाशन हुआ था सन 1934 ईस्वी में। अब इसको देखिए, इन्होंने भी रचना को लिखने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लेकिन जब जॉर्ज ग्रेशन लिख लिए, और जॉर्ज ग्रेशन को हिंदी साहित्य का कहा जाए तो पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो जॉर्ज ग्रेशन द्वारा लिखा हुआ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को दिया जाता है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, कंफ्यूज मत कीजिएगा, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है, तो उस समय आप क्या लिखिएगा? ग्रासादास तासी का जो रचना है, ग्रासादास तासी का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के बारे में आपको लिखना है। ग्रासादास तासी का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, सच्चे अर्थों में जॉर्ज ग्रेशन और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में पहला लेखन जो करने वाला है वो ग्रासादास तासी है। अब इस विषय में जब बात करते हैं मिश्र बंधु विनोद, तो मिश्र बंधुओं में 3 मिश्र बंधुओं में से थे, 3 भाई थे। इसमें कौन कौन भाई थे इसको देखिएगा। तो भाइयों में जो थे, भाइयों में गणेश बिहारी, ठीक है, श्याम बिहारी, और तीसरा सुखदेव बिहारी, और तीसरा सुखदेव बिहारी थे। देखिए यदि आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे तो कृपया करके जो आप सुन रहे हैं उससे भी नोट करते चलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए कवियों की संख्या क्या रही थी। इसमें कवियों की संख्या, कवियों की कुल संख्या, आप लोगों को मैंने बताया कि ग्रासादास तासी ने कवियों की कुल संख्या 738 का है रखा है अपने ग्रंथ में। उसके बाद शिव सेंगर ने लगभग 1000 मतलब 838 कवियों को, लेकिन मिश्र बंधुओं ने कितने कवियों को संख्या रखा है या अपने ग्रंथ में कितने लोगों को स्थान दिया है, तो इन बातों को देखिएगा कि मिश्र बंधुओं ने 4591 है। इसमें अनेक कवियां जो हैं अज्ञात हैं। इसमें क्या है? इसमें अनेक कवियों जो कवि हैं, अनेक कवि जो हैं क्या हैं? अज्ञात हैं, जिसका कोई ज्ञात नहीं है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें अनेक कवियों जो है वो अज्ञात है। लेकिन इसमें क्या है? कवियों का प्रकाशन में लाने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्या किया गया है? कवियों को प्रकाशन में लाने का प्रयास किया गया है। प्रकाशन में लाने के लिए प्रयास किया गया है कि इनको भी लोग जाने। देखिए अब इनकी विशेषता क्या है
कि मिश्र बंधुओं ने मिलकर, तीनों बंधुओं ने मिलकर, जो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। इसका 4 प्रकाशन हुआ, जिसका प्रथम प्रकाशन पहला से तीसरा तक सन 1913 तक, और चतुर्थ प्रकाशन जो है वो क्या था 1934 में। ठीक है, इन्होंने जो है कवियों की कुल संख्या 4591 रखा, लेकिन इसमें कवियों की अज्ञाता दिखाई देती है। कवि का वर्णन तो किया गया है, लेकिन कवि वो मिलते नहीं, अज्ञात दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन इनका महत्वपूर्ण काम क्या था कि कवियों के प्रकाशन में लाने का प्रयास किया गया, कि लोग जाने कि एक कवि हैं। भले बाद में ढूंढने पर, रिसर्च करने पर कवियों के उल्लेख नहीं मिला, सिर्फ इन्हीं की रचना में आपको, इन्हीं के ग्रंथ में आपको उल्लेख मिलता है, बाकी लोगों के ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता है। तो आज के लिए ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में आप लोग से मिलूंगा और आगे की प्रक्रिया क्या थी और किस कवि, किस ग्रंथकार को उनकी रचना के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित रहा, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब। और ध्यान रखें, इस बार जो झारखंड पीजीटी आने वाली है 2023, जिसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल गया है, उसके उद्देश्य को देखकर ही इस चैनल का यहां पर शुरू किया गया है, जिससे आपको पूरा सहयोग मिलेगा। पूरा पीजीटी, झारखंड पीजीटी का जो है आपको यहां पर पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।